friends, welcome and welcome back to my channel. I hope you are good and doing well. So I am Tejaswini and today we will be starting part 7 of light reflection and refraction of class 10. So in this video we will be talking about all about the refractive index, the concepts and the refraction. So refractive index, it is a physical quantity which gives a measure of angle of bending of light. So first, it is a physical quantity. Second, it gives the measure of bending of light, means see over here, if the incident ray would have passed straight, like this, then what is the angle between this refracted ray and this one? This angle is only given by the refractive index. Refractive index mainly determines that how much the refracted ray will bend. Then refractive index of medium 2 with respect to medium 1 is the ratio of speed of light in medium 1 to speed of light in medium 2. Now refractive index medium 2 का medium 1 के respect में speed of light in medium 1 to speed of light in medium 2 का रेशियो होता है. मीन्स बेसिकली रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हम लिखेंगे कैसे, n21. अब इस n21 को देख करके कुछ लोग को लगेगा कि हमें लिखना है स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम 2 अपॉन स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम 1, बट नो, वी डोंट हैव टू राइट इट लाइक दिस. व्हाट इज द फॉर्मूला? स्पीड of light in medium 1 upon speed of light in medium 2. अब समझ में आ रही है थोड़ी बात? देखो, अगर आपको पूछा गया है n21 तो इसमें आपको क्या करना है, स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम 1 अपॉन स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम 2. अब अगर इसके जगह हमें दे दिया गया है n12, ठीक है, तो आप या तो ये करोगे n12 इज इक्वल्स टू, अब आप क्या कर सकते हो, एक तो आप इसका रेसिप्रोकल कर सकते हो n21 का 1 अपॉन n21. तो इसको अगर आप रेसिप्रोकल करोगे तो आपका सीधा सीधा आएगा स्पीड ऑफ लाइट अपॉन, देखो पहले तो स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम 2 अपॉन स्पीड ऑफ लाइट in medium 1. अगर n21 दिया है तो रहेगा स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम 1 अपॉन स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम 2, और अगर n12 दिया है तो रहेगा स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम 2 अपॉन स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम 1. Okay, so now let's talk about the relative refractive index and the absolute refractive index. So, relative refractive index of a medium with respect to another medium. Okay, तो relative refractive index वही है जो हम लोग ने अभी पहले समझा था, medium 1, refractive index of medium 1 upon refractive index of medium 2, or you can say that speed of light in medium 2 upon speed of light in medium 1. Absolute refractive index of medium 1 with respect to vacuum. अब इस वाले में हमें बता दिया गया है कि medium 2 हमारा वैक्यूम है, तो अगर किसी भी मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स वैक्यूम के साथ है, मीन्स इफ एनी मीडियम इज विद रिस्पेक्ट टू वैक्यूम, देन उसे हम कहते हैं एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स. अब देखो मैंने क्या बताया था कि n21, तो अगर हमें ग्लास का फाइंड करना है, सपोज कर लो Ng और ये हो गया वैक्यूम का E.
मीन्स रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास विद रिस्पेक्ट टू वैक्यूम। इतना क्लियर है? अब यहाँ पे देखो N21 में हमें क्या बताया था कि स्पीड ऑफ लाइट ऑफ मीडियम 1 अपॉन स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम 2। तो इस वाले में हमारा जो मीडियम 1 है वो है हमारा ग्लास और मीडियम 2 है हमारा वैक्यूम। ठीक, वैक्यूम है हमारा। अब और क्या था, N12 का क्या था, N21 का रेसिप्रोकल, मीन्स स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम 2 अपॉन स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम 1। ये W में हमारा कौन सा लगेगा, N12 का। ओके, नाउ NGV मीन्स रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास विद रिस्पेक्ट टू वैक्यूम। अब हम यहाँ पे लिखेंगे स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम। ओके, बिकॉज मीडियम 2 इज वैक्यूम, देन स्पीड ऑफ लाइट इन ग्लास। अब देखो स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम, हम वैक्यूम की स्पीड को हमेशा हम c लेट करते हैं, यहाँ पे c आ जाएगा, और स्पीड ऑफ लाइट इन ग्लास इसे हम लेट कर सकते हैं v, और ये g, स्पीड ऑफ लाइट इन ग्लास। नाउ लेट्स पुट द वैल्यूज। तो स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम क्या होता है, 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। और स्पीड ऑफ लाइट इन ग्लास होता है 2 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। अब देखो ये 10⁸ मीटर पर सेकेंड ये ऐसे कैंसिल हो गया। नाउ 3/2 होता है 1.5। अब एक बात याद रखो कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की कोई यूनिट नहीं होती, बिकॉज इट इज अ रेशियो, एंड ऑलवेज एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जो होता है वो 1 से बड़ा होता है। क्यों? क्योंकि एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स में हम किससे करते हैं, वैक्यूम से करते हैं, राइट? और वैक्यूम में लाइट की स्पीड सबसे ज्यादा होती है। ओके, तो हम वैक्यूम से करते हैं, तो अगर आप किसी भी नंबर जो कि लार्जर है, मान लो 2 है, उसको अगर आप छोटे नंबर से करोगे, तो मान लीजिए हमारा 1 है छोटा नंबर, सो 1 2 2, तो ये हुआ ना ग्रेटर देन 1, राइट? तो यही है कि अगर देखो आपकी स्पीड ऑफ लाइट वैक्यूम में ज़्यादा होती है और मीडियम के कंपेयर से, तो अगर आप बड़े नंबर को छोटे से डिवाइड करोगे तो 1 के ऊपर ही आएगा। सो कीप दिस इन माइंड दैट ऑलवेज रिफ्रैक्टिव इंडेक्स absolute refractive index is more than 1, and refractive index does not have any unit because it is a ratio. In this one we are showing the refraction through a glass slab. Okay, let's assume that this is a side way of a glass slab. Now any light rays entering like this, okay, it is incident to the normal. Okay, this is n, this is n dash. It is incident to the normal, and the angle between normal and incident ray is I1, means angle of incidence 1. Now it is refracted like this, and the angle between n dash and the normal and the refracted ray is R1. That's clear, that is refracted ray. Up over here, first it was from n A to G. Okay, A to G means from air to the glass. Now it is from Ng to air, means from the glass to air, means refractive index of glass with respect to air, like this. Now see over here, in this one, this is the angle made by the refracted ray and the normal over here. Okay, the normal over here is angle of incidence 2. Over here first it was the refracted ray, and now at this point it is acting as a incident ray, and then it is refracted like this, and the ray coming out from the slab is known as the emergent ray. What it is known as? Emergent ray. Now always keep one thing in mind, that the incident ray and the emergent ray, incident ray is always, it is
always parallel to the emergent ray. Emergent ray. Okay, and this angle, this I1 is always equal to this R2. Is that clear? Incident ray is always parallel to emergent ray, and the angle made by the incident ray and the normal is always equal to the angle made by emergent ray and the normal. But this is laterally displaced, means see over here, if I will draw a dotted line like this, although it is parallel, but the emergent ray will not come in this line. In the place of that, it will be displaced like this, and this displacement between the emergent ray and the incident ray is known as lateral displacement. What it is known as lateral displacement. Now the applications of refraction is that when you immerse a pencil, okay, pencil immersed, okay, pencil is immersed in water. अगर आप किसी पेंसिल को पानी में डालोगे एंड इफ यू सी फ्रॉम साइड, अगर आप साइड से देखोगे तो आपको वो पेंसिल कैसी दिखेगी? आपको वो थिकर दिखेगी. इफ यू पुट अ कॉइन, ओके, अगर आप किसी कॉइन को पानी में डाल रहे हो, कॉइन इज इमर्ज्ड इन द वाटर. Okay, if you put a coin in the water, then what you will see is that you will feel that coin is raised. Coin थोड़ा सा ऊपर है. Although coin bottom में है glass के, but you will feel that it is raised. Okay, the shape of sun. Okay, the shape of sun. Shape of sun. It is oval. It is oval. Sunset and sunrise. Okay, it is over during sunset and sunrise. अगर आप किसी लेमन को पानी में रख रहे हो, ओके, अगर आप लेमन को पानी में रख रहे हो तो वो जो लेमन है आपको वो थोड़ा बड़े साइज में दिखेगा. So all this thing is happening due to refraction. So this was the end of the video. I hope you understood, and if you like the video, then click on the like button and share it with your friends, and comment down in the comment box and subscribe to my channel. Thank you.